नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। डीएनए के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो नए स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमारा व्हाट्सअप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, फेसबुक ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। और ये संस्थान का खूबसूरत सा नंबर है। कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग को, जैसे मैंने कहा था कि वन लाइनर क्वेश्चन की जो डिमांड आप लोग कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर वन लाइनर क्वेश्चन भी चाहिए, तो सीरीज पिछले 2 दिनों से स्टार्ट कर दिया जा रहा है। रात को 12 बजे के बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी अगर आप लोग को चाहिए तो 12 बजे के बाद अपलोड कर दिया जाएगा रात को, तो आप वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अटल पेंशन योजना की समीक्षा। अटल पेंशन योजना की समीक्षा। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, अब इसकी समीक्षा की ज़रूरत हो रही है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने सफल कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी हमारे श्रमिक हैं उनके पूरा फोकस है। क्योंकि अटल पेंशन योजना में उन्हीं का खाता खुलता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हो, जो इनकम टैक्स नहीं देते हो, वही अपना खाता खोल सकता है। तो ये अटल पेंशन योजना की समीक्षा की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, देखिए फिगर के माध्यम से बताया गया 3 गारंटी बेनिफिट ऑफ अटल पेंशन योजना। इसमें यह है कि मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक है तो तभी आप खाता खोल सकते हैं। ठीक है। और आपको करना क्या है कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में खाता कभी भी खोल सकते हैं। और जब आपका 60 साल पूरा हो जाएगा, यानी आपको पेमेंट 60 साल तक आपको हर महीने किस्त जमा करना पड़ेगा। और 60 साल का जब पूरा हो जाएगा, 60 साल तक आपको किस्त देना पड़ेगा। और 60 साल के बाद आपको प्रति महीने आपको एक धनराशि फिक्स होगी, जिस हिसाब से आप अपना हर महीने पेमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको धनराशि फिक्स होगी। 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के प्रति महीने आपको पेंशन मिलेगा। अगर कोई महिला खुलती है, सपोज करिए 60 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका नॉमिनी होंगे, चाहे उसके पति या जो भी हो, उनको पेमेंट मिलेगा। अगर कोई पुरुष खाता खोलता है और अपने महिला को, जीवन साथी को अपना नॉमिनी बनाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पति को मिलेगा। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है इस योजना का। मैं बैंक कर्मचारी नहीं हूँ, जितना बता दिया बस उतना ही सुन लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ लिखा हुआ है। मंथली पेंशन 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये मिलेगा फॉर लाइफ। दूसरा ये भी लिखा है लाइफ लॉन्ग पेंशन, वही सपोज जो पेंशन बताया मैंने आपको कि जीवन साथी वाला। और ये लेके टोटल बताया गया 1.70 लाख से लेके 8.50 डेथ ऑफ स्पाउस, ये भी बता दिया गया आपको। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर कोई 30 साल की उम्र में खोलता है तो उसे 30 साल तक जमा करना पड़ेगा पैसा, यानी कि 60 साल तक पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा। ठीक है। बहुत अच्छी स्कीम है। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। यह योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौती के समाधान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। ठीक है। ये 5 इयर्स रिपोर्ट पेंशन कार्ड अटल पेंशन योजना है। इतना डीप नहीं देखना है, जितना बताया बस उतने सही काम चला लीजिए, क्योंकि आपको बैंक कर्मचारी नहीं बनना है। आप बस इस योजना के बारे में बस जान लीजिए कि ये होता है। इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है, जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना से जुड़ने वाले पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 57 संबंधे 43 है। यानी कि पुरुष अगर 57 है तो महिलाओं ने 43% खोला है। देख लीजिए कितना बड़ा अन्याय है। ठीक है। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए, अटल पेंशन योजना, कम से कम निवेश, बुढ़ापे में अधिक से अधिक लाभ। ठीक है। जैसे LIC है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी।
तो वैसे ये अटल पेंशन योजना है। योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का निश्चित पेंशन मिलेगा, जैसे मैंने बताया है। प्रीमियम की राशि खाता धारक के बचत खाते से बैंक द्वारा ऑटो डेबिट, यानी कि अगर आपको खाता खोलना होगा तो मान लीजिए जैसे किसी का सेंट्रल बैंक का अकाउंट है, तो उनको जब खाता खोलना होगा तो वो जाएंगे अपना अमाउंट जो अपने उस बैंक से अपने जो खाता नंबर है उससे उसको अटैच कर देंगे, तो हर महीने आपका ऑटो डेबिट पैसा होता रहेगा। कोई भी व्यक्ति केवल एक बचत खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा। मतलब एक ही बैंक अकाउंट देना, ऐसा नहीं है कि पीएनबी का है तो उसका भी दे के इसमें भी कटवाएं। एक खाता कोई दीजिए, उससे आपका ऑटो डेबिट होता रहेगा। इतना डीप नहीं जानना चाहिए, ठीक है। इस योजना को पेंशन फंड नियामक एंड विकास प्राधिकरण, जिसे हम PFRDA जिसे कहते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित या संचालित किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि PERDA क्या होता है। PFRDA जो है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, देश में पेंशन निधि को विनियमित करने वाली यह संस्था होती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे NPS कहते हैं, जिसके अभिदाताओं में केंद्र और राज्य सरकारों, निजी संस्थानों, संगठनों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, का नियमन PFRDA द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये PFRDA, PE लिख दिया गया है यहाँ पे, PFRDA है, याद रखिएगा आप लोग। ये PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे PFRDA, यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये PFRDA है। भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में OASIS वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा नामक राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी थी। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अटल पेंशन योजना के बारे में जितना बताना था मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन। और देखिए UPSC के PT में 2017 में इसने क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है, आखिर NPS क्या है। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी, सशस्त्र बलों को छोड़कर। देश में NPS को लागू करने और विनियमित करने की जिम्मेदारी जो है PFRDA को है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। NPS को लागू और विनियमित करने की जिम्मेदारी देश का कोई भी व्यक्ति, निवासी और अनिवासी दोनों, NPS में शामिल हो सकता है, बशर्ते NPS के लिए आवेदन करते समय उसकी आयु 18 से लेकर 65 वर्ष के बीच हो। यानी कि आप अटल पेंशन योजना में देख रहे हैं 18 से 40 होगा, NPS में देख रहे हैं 18 से 65 होगा। इसमें कोई निवासी और अनिवासी दोनों व्यक्ति NPS में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते आवेदन करने के लिए उसकी आयु जो है 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत कब की गई ये भी बताया गया, 1 जनवरी 2004 से की गई है, सशस्त्र बलों को छोड़कर, ठीक है। दे रहा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया गया है। लेकिन OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तथा PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारक और हिंदू अविभाजित परिवार जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, NPS खाता खोलने के योग्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग कि कोई भी OCI धारक, कार्ड धारक, कोई भी PIO कार्ड धारक या कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार जो है NPS खाता खोलने के लिए योग्य नहीं है। UPSC ऐसे ही क्वेश्चन फंसाती है, तो इस चीज़ को पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो अटल पेंशन योजना है जो मैंने आपको बता दिया उसका पूरा का पूरा समरी कि 18 से 40 उम्र होनी चाहिए। आपको जब भी 60 साल तक पैसा जमा करना है, एक एक्स अमाउंट आपको देना होगा हर महीने, या क्वार्टरली करके दे सकते हैं, हर महीने दे सकते हैं। और आपका जब भी 60 साल हो जाएगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट लगा के आपको 60 साल के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति महीने आपको मिलते रहेंगे। आप जिसको अपना जीवन साथी को जिसको नॉमिनी बनाते हैं, अगर आप नहीं रहते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनको मिलेगा। अगर आपकी जीवन साथी आपको नॉमिनी बनाती है तो वो गुजर गई तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है और इससे ज़्यादा जानने की आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी इनकम टैक्स जो देता है वो खाता नहीं खोल सकता, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब इससे ज़्यादा डीप नहीं जानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। PFRDA के बारे में पूरा बता दिया गया आपको कि देश में पेंशन निधि को विनियमित करने वाली यह संस्था है, सब बताया मैंने आपको। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये NPS भी पढ़ लीजिएगा। 2017 में PT में क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है रिपीट हो जाए। अगला हम बात करते हैं 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत ने 11 मई 2020 को अपना
29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया है। कब मनाया है? 11 मई को। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का खूबसूरत सा फोटो है, देख सकते हैं आप। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके बेनिफिट बताया गया है। बेनिफिट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे नैम कहते हैं, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस है, माई गवर्नमेंट साइट भी है, ग्रीवेंस रिडर्सल या वीज़ा एप्लीकेशन या कंसुलर ग्रीवेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी डे के बारे में बताया गया है। फिगर आप लोग देख लीजिएगा। इस दिवस को पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था, कारगिल विजय के समय। कारगिल के समय 1999, जैसे अगर याद रहे तो 11 मई 1999 को। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण कराना है। इस दिवस को शुरू कराने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका है। अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका है, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, वही उस समय प्रधानमंत्री थे 1999 में। प्रत्येक वर्ष इस दिन को टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सांवैधिक निकाय, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित करने के रूप में मनाता है। ठीक है, इस वर्ष का मुख्य फोकस था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देना। आप देख ही रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कितना बड़ा रोल है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के टेक्नोलॉजी की मदद से आप हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 2020 को मनाया गया। जो थीम था, रिबूटिंग द इकोनॉमिक थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देना। ठीक है, इस दिन का महत्व क्यों, ये भी देख लेते हैं। यह वह दिन है जब भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आपको पता होगा ये पोखरण परीक्षण हुआ था। पोखरण मूवी भी आई है, जिसको नहीं देखा हो जाके देख सकता है। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अच्छी पिक्चर देखनी चाहिए, कभी कभी पिक्चरें बहुत कुछ सिखा देती है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण 2, जिसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है, पोखरण 2 को ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह मई 1974 में पोखरण फर्स्ट, जिसे ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा के बाद दूसरा परीक्षण किया गया था। कि ये दोनों टैगलाइन याद रखिएगा। 1974 में जो पोखरण फर्स्ट हुआ था उसे ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा नाम दिया गया था, और पोखरण सेकंड जब हुआ था 11 मई 1998 को, तो उसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ठीक है, भी कहा जाता है। तो इस दिन का महत्व आपको पता चल गया। चलिए तीसरा हम बात करते हैं चैंपियंस पोर्टल। देखते हैं ये क्या पोर्टल है। एक बड़ी पहल के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है। देखिए, चैंपियंस क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड द नेशनल स्ट्रेंथ, आवर स्मॉल हैंड टू मेक योर लार्ज। ठीक है, अब तो मोदी जी ने भी कह दिया है, लोकल को वोकल बनाइए, अपने छोटी छोटी चीज़ों को प्रमोट कीजिए, हम भी तो कर ही रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, आवश्यक गुणवत्ता प्राप्त करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली, कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम CRCMIS है, जिसे टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सूचना व संचार तकनीकों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा का पूरा आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। एमएसएमई क्षेत्र में संबंधित जानकारियाँ जो दी गई है पोर्टल, और कैसे नियंत्रण सूचना प्रबंधन प्रणाली करता है, पूरा पढ़ लीजिएगा। इसे भारत सरकार के मुख्य केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अन्य वेब प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ा गया है। इस पूरी प्रणाली को बिना किसी लागत के नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC की मदद से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। तो इसका नाम क्या है जो इसका विकसित किया गया है? चैंपियंस पोर्टल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला
आपको पता चल गया चैंपियंस पोर्टल, सूक्ष्म लघु उद्योग जो मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, आपको मैंने बताया। चैंपियंस पोर्टल के बारे में पूरा डिटेल जो बता दिया गया, पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रिवर्स माइग्रेशन। देख रहे हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें माइग्रेशन हो रहा है, शहरों से लोग गाँव की तरफ पलायित हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, अगर रिवर्स माइग्रेशन क्या है। सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की क्या भूमिका है, ये तो हमारे सबसे बड़े पिलर हैं। देखते हैं। भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी के लगभग 6% है। ये श्रमिक इसका 1/3 यानी जीडीपी का लगभग 2% घर भेजते हैं। मौजूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि 4 लाख करोड़ रुपए है। यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है। तो आप देख रहे हैं ना श्रमिकों की क्या भूमिका है हमारे, जो महानगरों बड़े कस्बों में जो आते हैं। और मैंने जैसे शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि ये श्रमिक जो हैं हमारे देश की पिलर है, एक पिलर है। और जिस दिन ये पिलर को अगर हम सोचना भूल जाएंगे तो सारा का सारा अर्थव्यवस्था चौपट तो वैसे हो ही रही है और हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए इनकी जीडीपी का योगदान, अगर डेटा नहीं याद हो किसी को तो पूरा का पूरा इस डिटेल को पूरा पढ़ लेगा वो। ठीक है। श्रमिकों में प्रवासन से उत्पन्न क्या चुनौतियां होंगी, देखिए। श्रमिकों को रिवर्स माइग्रेशन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है। वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया हो या रुक गया हो, परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन क्या होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ठीक है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो एक बैग श्रमिकों की मांग होगी, और श्रमिक तो है ही नहीं, श्रमिक तो पलायन कर चुके हैं। तो उस पर क्या होगा, श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन क्या होगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यदि संपन्न राज्य प्रवासी श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोक पाते हैं तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खो देंगे, क्योंकि श्रम लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अब सरकार के सामने क्या समस्या है ये भी देख लीजिए। सरकार के पास प्रवासी मजदूर की डेटा का अभाव है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि बिहार का मजदूर दिल्ली आया तो कौन भाई साहब आके दिल्ली में क्या कर रहे हैं, कोई डेटा है ही नहीं आज तक। वैसे ही काम चल रहा था अपना, और किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जो जो नहीं सोचा था अब लोग सोच रहे हैं उस चीज़ों के बारे में। और ये कोरोना वायरस तो बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो सरकार के पास कोई भी प्रवासी मजदूरी के कोई डेटा का अभाव है। 90% से अधिक श्रमिक जो हैं असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसका डेटा इंडस्ट्री के पास भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि दिहाड़ी मजदूरी पे बेचारे काम करते हैं। जैसे मनरेगा में कोई काम करता है तो सरकार के पास तो डेटा रहता है कि मनरेगा का डेटा है कि फलाने आदमी अपना आधार कार्ड लगाया है, उसका सारा डेटा पता चल जाता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में, जैसे कोई नमकीन की कंपनी है, उसमें कोई बंदा काम कर रहा है तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो आया आज काम कर रहा है, कहीं कहीं जाके कल बिस्कुट की कंपनी में काम करेगा, तो कभी साबुन की कंपनी में काम करेगा, तो कोई डेटा नहीं है। न कंपनी के पास डेटा सही से रहता है, न सरकार के पास डेटा रहती है। ठीक है। तो ये सरकार के सामने जो समस्या है, आपको ये भी बता दिया गया आपको। ओ सॉरी आज तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज की जो 4 टॉपिक जैसे मैंने दिया है आपको, जो पहला टॉपिक जो अटल पेंशन योजना, पूरा का पूरा मैंने डिटेल बढ़ा दिया है। हद से ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो हद से ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा इस चीज़ को। हो सकता है कि रिपीट हो जाए, 5 साल हो गया है। ठीक है। जो आयु जो है वो भी देख लीजिएगा आप लोग, कितने अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पेंशन दायरे में ला चुका है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और ये क्या अनुपात है पुरुष महिला का, ये भी देख लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा डिटेल देख लीजिएगा। PF RDA क्या है, PF है यहाँ पे, PF RDA है, ये भी देख लीजिएगा आप लोग पूरा डिटेल। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे मैंने बताया UPSC PT में पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस टेक्नोलॉजी डे मनाया गया, ये भी आप देख लीजिएगा। और क्या थीम था ये भी इम्पोर्टेंट है, पूरा देख लीजिएगा। कब मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कौन सा मंत्रालय है, कौन उस समय प्रधानमंत्री था, और किस लिए मनाया गया, सारा का सारा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है। मुख्य फोकस क्या था इस बार, अर्थव्यवस्था को गति देना इस बार का, ये देख लीजिएगा। टैगलाइन पूछ सकता है आपसे। ठीक है। इस दिन का महत्व क्यों है ये भी पूरा का पूरा आपको बता दिया गया है। ऑपरेशन स्माइल बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ये सब बताइए। चैंपियंस पोर्टल, सूक्ष्म लघु और पूरा डिटेल आपको बता ही दिया गया है। आप कमेंट मार के बताइएगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इस समय किसके पास है, MSME कौन ऐसा केंद्रीय मंत्री है जो उसको चला रहे हैं। ठीक है। ये का पूरा डिटेल है, आप पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, रिवर्स माइग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए रहेगा यूपीएससी में, और इस पर तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में आपको मेंस का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की क्या भूमिका है, पूरा का पूरा जो भी है आपको बता दिया गया है। और ये जरूर याद रखिएगा, ये अपने हैं, ये जरूर याद रखिएगा, अपने और पराये की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेटा जरूर याद रखिएगा कि कौन से स्टेट से क्या क्या है ऐसा। ठीक है, पूरा भारत अपना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा फोकस इसमें है, लेकिन अगर पर्टिकुलर श्रमिकों की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, श्रमिकों को प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियाँ भी आपको बता दिया गया कि क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी, ये भी बता दिया गया है। सरकार के पास समस्या क्या है, ये भी बता दिया गया है। तो ओवरऑल आपको प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ हम लोग डीएनए से तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे डीएनए के बार बार मैं कह चुका हूँ, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि डीएनए बनाने का मेरा मेन मोटो क्या है। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। किसी को कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अब तो सरकार भी कह चुकी है कि लॉकडाउन के साथ मतलब इसी के साथ हमको कोरोना वायरस के साथ जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा इसको, और उसी के साथ हमको चलना पड़ेगा। तो जैसे खांसी जुकाम बुखार के साथ हम जीते ही थे, तो कोरोना वायरस जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता, जब तक कुछ होता नहीं है, तब तक ऐसे ही हमको इसके साथ रहना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ भी होगा तो पेपर तो आपका होना ही है, आज नहीं कल तो पेपर होना ही है। तो जो समय मिला है तो उसका पॉजिटिव वे में उसका यूज कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जो समझदार लोग होते हैं वो पढ़ाई करते ही रहते हैं, बिना किसी को बताए पढ़ाई करते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो आप लोग आशा मत छोड़िए कि दिन भर टीवी और मोबाइल पे ही लगे हुए हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं। देखिए, मनोरंजन कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को ना आने दीजिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और 8:30 बजे में पेड ग्रुप मेंबर जो भी हैं वो क्वेश्चन आंसर जो 8:30 से 9 के बीच में चलता है, तो आप लोगों से 8:30 बजे मैं रूबरू होऊंगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।